हेलो फ्रेंड्स, मैं श्रुति रस्तोगी अर्थ इंस्टीट्यूट में आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। तो जैसा कि आपको पता है, मैं आपकी सीटेट की क्लास ले रही हूँ और सीडीपी के क्वेश्चन आंसर इस समय चल रहे हैं और हमारे चैनल पे आपके लिए हिंदी की, संस्कृत की और ईवीएस की क्लास भी चल रही है, पर्यावरण की। तो अगर आप चैनल पर हमारे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, लाइक करें या शेयर करें और कमेंट्स भी करें, कमेंट्स करना ना भूलें। चलिए बिना देर करे शुरू करते हैं आज के क्वेश्चन आंसर। सबसे पहला देखिए, अधिगम में किसने प्रभाव का नियम दिया था? अधिगम में किसने प्रभाव का नियम दिया था? ऑप्शन है आपके पॉवलोव ने, स्किनर ने, वाटसन ने या थॉर्नडाइक ने। देखिए, अगर आपने हमारी पिछली वीडियो देखी हो तो आपने पूरे पाठ का अध्ययन किया होगा उसमें, तो आप आराम से इस चीज़ को बता सकते हैं कि अधिगम में जो है किसने प्रभाव का नियम दिया है। देखिए, अधिगम में जो है प्रभाव का नियम थॉर्नडाइक द्वारा दिया गया है। इस नियम अनुसार व्यक्ति किसी अनुक्रिया या कार्य को उसके प्रभाव के आधार पर सीखता है। तो सब हमारा राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4, थॉर्नडाइक। अधिगम में थॉर्नडाइक ने प्रभाव का नियम दिया है। ठीक है, आगे देखिए, अवधान के आंतरिक अथवा व्यक्तिनिष्ठ निर्धारक हैं। अवधान के आंतरिक अथवा व्यक्तिनिष्ठ निर्धारक कौन है? ऑप्शन है आपके रुचि, लक्ष्य, अभिवृत्ति या उद्दीपक वस्तु प्रविधि या प्रकाश, ध्वनि, गंध या पुरस्कार, दंड, प्रोत्साहन। आपको राइट आंसर देना है। अवधान के आंतरिक अथवा व्यक्तिनिष्ठ निर्धारक कौन है, कौन से हैं? देखिए, रुचि, लक्ष्य तथा अभिवृत्ति अवधान के आंतरिक अथवा व्यक्तिनिष्ठ निर्धारक हैं। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए, रुचि, लक्ष्य और अभिवृत्ति अवधान के आंतरिक अथवा व्यक्तिनिष्ठ निर्धारक हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, बाल मनोविज्ञान का क्षेत्र है। आपको राइट आंसर बताना है। बाल मनोविज्ञान का कौन सा क्षेत्र है? बाल मनोविज्ञान केवल, ऑप्शन देखिए, केवल शैशवावस्था की विशेषताओं का अध्ययन या केवल गर्भावस्था की अवस्थाओं का विशेषताओं का अध्ययन या केवल बालावस्था की विशेषताओं का अध्ययन या फिर गर्भावस्था से किशोरावस्था की विशेषताओं का अध्ययन। बाल मनोविज्ञान के अंतर्गत कौन सा क्षेत्र आता है इसमें से? देखिए, केवल शैशवावस्था भी नहीं होगा, केवल गर्भावस्था भी नहीं होता है। गर्भावस्था तो होगा ही नहीं, क्योंकि बाल मनोविज्ञान लिखा हुआ है। केवल गर्भावस्था नहीं होगा, है ना, केवल गर्भावस्था नहीं होगा, ना केवल शैशवावस्था होगा, ना केवल बालावस्था होगा। यहाँ पर ऑप्शन हमारा सही आता है, ऑप्शन नंबर 4, गर्भावस्था से किशोरावस्था तक की विशेषताओं का अध्ययन बाल मनोविज्ञान के अंतर्गत आता है। बच्चा जैसे ही गर्भ में प्रवेश करता है तब से लेकर किशोरावस्था तक का अध्ययन जो है हम बाल मनोविज्ञान के क्षेत्रों में करते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, वह अवस्था जो कि माता के 21वें गुणसूत्र जोड़े के अलग ना हो पाने के कारण होती है, वह क्या कहलाती है? ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट्स हैं और आपके सीटेट के लिए बहुत ज़्यादा अच्छे क्वेश्चंस की कलेक्शन हमने की है। तो आशा करते हैं आप लोग पूरी ही वीडियो देखेंगे, स्किप नहीं करेंगे। और स्किप करने से क्या होता है, क्वेश्चन छूट जाते हैं, तो स्किप मत कीजिएगा। तो हमें बतानी है आपको कि वह अवस्था जो माता के 21वें गुणसूत्र जोड़े के कारण अलग ना हो पाने के कारण होती है, वह क्या कहलाती है? ऑप्शन है आपके डाउन सिंड्रोम या टर्नर सिंड्रोम या क्लीनफेल्टर सिंड्रोम या विल्सन सिंड्रोम। कौन सी अवस्था जो है कहलाती है 21वें गुणसूत्र जोड़े के अलग ना होने पाने के कारण? देखिए, जो अवस्था माता के 21वें गुणसूत्र जोड़े के अलग ना होने के कारण होती है वह होती है डाउन सिंड्रोम। कौन सी? डाउन सिंड्रोम। ऑप्शन आपका सही हो जाता है, ऑप्शन नंबर 1, डाउन सिंड्रोम। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कोहल वर्ग के अनुसार किस अवस्था में नैतिकता बाह्य कारणों द्वारा निर्धारित होती है? कोहल वर्ग के अनुसार किस अवस्था में नैतिकता बाह्य कारकों द्वारा निर्धारित होती है? ऑप्शन है आपके पूर्व पारंपरिक अवस्था या पारंपरिक अवस्था या पाश्चात्य पारंपरिक अवस्था या इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर बताना है आपको। देखिए, लॉरेंस कोहल वर्ग द्वारा दिए गए नैतिक विकास सिद्धांत के प्रथम स्तर पूर्व पारंपरिक अवस्था पर बालकों की नैतिक तर्कणा दूसरों के मानकों अर्थात बाह्य कारकों के द्वारा निर्धारित होती है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन सही हो जाता है, ऑप्शन नंबर 1, पूर्व पारंपरिक अवस्था। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 21। नंबर पर मत जाइए क्योंकि नंबर के हिसाब से नहीं है, मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके कलेक्ट करने। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक सही क्रम है? देखिए, कूट वाले हो जाते हैं, क्रम वाले भी हो जाते हैं। ऑप्शन आपके पेपर में आते जरूर है, तो आपको ये भी जरूर याद करना है। निम्नलिखित में से कौन सा एक सही क्रम है? अंडाणु, शुक्राणु, ब्लास्टोसिस्ट या युग्मनज।
दूसरा देखिए ऑप्शन, ब्लास्टोसिस्ट अंडाणु, शुक्राणु या युग्मनज, या फिर ब्लास्टोसिस्ट युग्मनज अंडाणु शुक्राणु, या अंडाणु शुक्राणु युग्मनज या ब्लास्टोसिस्ट। देखिए अगर आपने पाठ को पढ़ा है, पिछली वीडियो हमारी देखी है, देखिए सारे ही पाठ आपको कम्प्लीटली हमने तो करा रखे हैं, कोई भी चैप्टर छोड़ा नहीं है। पाठ्यक्रम से लेके पहले पार्ट से स्टार्ट करके आपको लास्ट पार्ट तक सीडीपी का पूरा पाठ्यक्रम हम आपको दे चुके हैं। अब सिर्फ एमसीक्यू क्वेश्चंस ही चल रहे हैं। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप जाकर उसे विजिट करके चैनल पर देख सकते हैं। सॉरी। देखिए सबसे मेन होता है आपको क्वेश्चन करने से पहले पाठ को पढ़ लेना। तो अगर आप पाठ को समझ लेंगे, पढ़ लेंगे, तो आप इन चीज़ों का आंसर फटाफट दे पाएंगे। तो हमारी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप पिछली वीडियो भी हमारी जाके जरूर देखें, जिसमें हमने बहुत सी जानकारियाँ आपको दी हुई हैं जो क्वेश्चनों में नहीं आ पाती हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन के साथ साथ आप उसका भी अध्ययन ज़रूर करें। तो यहाँ पर सही क्रम आपको बताना है, कौन सा वाला सही है। देखिए सही क्रम इसका होता है अंडाणु, फिर शुक्राणु, फिर युग्मनज और फिर ब्लास्टोसिस्ट। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, अंडाणु, शुक्राणु, युग्मनज और ब्लास्टोसिस्ट। थोड़ा सा तबीयत ठीक नहीं है मेरी को, खांसी हो रही है, क्षमा चाहते हैं, बार बार ठसों का लग रहा है बीच में। अगला क्वेश्चन देखिए, अंतर्मुखी, बहिर्मुखी तथा उभयमुखी व्यक्तित्व का वर्गीकरण किसके द्वारा किया गया है। अंतर्मुखी, बहिर्मुखी तथा उभयमुखी व्यक्तित्व का वर्गीकरण किसके द्वारा किया गया है। पूरा पाठ आपको इसमें का पढ़ा चुके हैं हम, ये वाला सारे ही पाठ पढ़ा चुके हैं, लेकिन ये स्पेशली पाठ है एक जिसमें जो है व्यक्तित्व का वर्गीकरण है। आप पूरा पाठ भी देखिए, उसमें बहुत से अच्छे क्वेश्चंस भी आपको मिलेंगे, क्योंकि मैंने आपको हमेशा ही बोला है कि आप संग में नोट्स बनाते हुए चलें, और क्योंकि पाठ के साथ साथ आपको बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक भी है, मैंने आपको नोट्स करने के लिए कह रखे थे। तो अगर आपने नहीं देखे हैं उसे भी जाकर आप देखिए। तो अंतर्मुखी, बहिर्मुखी तथा उभयमुखी व्यक्तित्व का वर्गीकरण किसके द्वारा किया गया है। ऑप्शन है आपके क्रेचनर, युंग, शेल्डन या स्प्रिंजर। किसके द्वारा किया गया है। यदि पाठ पढ़ा है तो बिल्कुल सही जवाब आपका आराम से आ ही जाएगा। हाँ चलिए हम बताते हैं। अंतर्मुखी, बहिर्मुखी तथा उभयमुखी व्यक्तित्व का वर्गीकरण युंग के द्वारा किया गया। किसके द्वारा, युंग के द्वारा। हम तो राइट आंसर बताएंगे ही, आप अपना जो है IQ टेस्ट कीजिए ना, लास्ट में तो हम बता ही रहे हैं आंसर। अगला देखिए, उदाहरण, निरीक्षण, विश्लेषण, वर्गीकरण, नियमीकरण निम्नलिखित में से किस विधि के सोपान हैं। उदाहरण, निरीक्षण, विश्लेषण, वर्गीकरण, नियमीकरण निम्नलिखित में से किस विधि के सोपान हैं। विधि है देखिए कौन कौन सी हैं इसमें ऑप्शन में, निगमन विधि, आगमन विधि, अंतर्दर्शन विधि या बहिर्दर्शन विधि। राइट आंसर देना है आपको, कौन सा सही हो जाएगा। देखिए उदाहरण, निरीक्षण, विश्लेषण, वर्गीकरण, नियमीकरण जो है आगमन विधि के उदाहरण हैं। किस विधि के, आगमन विधि के सोपान हैं। तो ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाता है ऑप्शन नंबर 2, आगमन विधि। अगला देखिए, फ्रायड के अनुसार हमारे मूल्यों का आंतरिकरण किस में होता है। फ्रायड के अनुसार हमारे मूल्यों का आंतरिकरण किस में होता है। इदम में, अहम में, पराअहम में या परिस्थितियों में। राइट आंसर बताइए। देखिए फ्रायड के अनुसार हमारे मूल्यों का आंतरिकरण पराअहम में होता है। किस में होता है, पराअहम में। ऑप्शन सही हो जाता है यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3। अगला देखिए, व्यवहारवादी। कौन सा व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिक है जिसने कहा था कि तुम मुझे नवजात शिशु दे दो, मैं उसे डॉक्टर, वकील, चोर या जो चाहूँ वो बना सकता हूँ। किसने कहा था। ऑप्शन है आपके फ्रीमैन, न्यूमैन, वाटसन या होल्जिंगर। किसने कहा था। देखिए एक स्पेशली वीडियो, एक नहीं मैंने 2 वीडियो और एक महामैराथन करके वीडियो डाली हुई है, जो कि आपकी जो है क्वेश्चन सारे की सारे उसमें जो है परिभाषाएं, सिद्धांत और जनक जो है दिए हुए हैं। अगर आपने नहीं देखी है तो जाकर विजिट कीजिए, सारी ही परिभाषाएं आपकी उसमें मिल जाएंगी और बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है वो, और आपको देखनी चाहिए, क्योंकि परिभाषाएं और जो है जो कथन होते हैं, ये कथन किस मनोवैज्ञानिक ने कहा है, या ये परिभाषा किसकी है, या ये सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है, ये सारी चीज़ें आपको निचोड़ मैंने एक वीडियो में बनाकर रखा है, दे रखा है। आप चैनल पर विजिट कीजिए, CDP के पाठ्यक्रम के साथ में वह सारा की सारा उस प्लेलिस्ट में दिया हुआ है। ठीक है, तो आप जाकर विजिट कीजिए, देखिए। आपसे रिक्वेस्ट है कि वो जरूर ऐसी चीज़ें ज़रूर देखिए कि जो आपको एक वीडियो में ही बहुत सी जानकारियाँ जिसमें मिल जाएँ। ठीक है, वो वीडियो मेरी हमारे चैनल पर ऐसी है कि कुछ वीडियोस कि उसमें आपको ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी हमने उसमें कलेक्ट करके दी हुई है, जो आप अच्छे से उसे अगर देख लेते हैं तो आपकी काफ़ी हद तक तैयारी हो जाती है ना। तो
अगर आप चैनल पर पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बार बार आपसे कह रहे हैं कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें। और चलिए आगे देखते हैं कौन से भाई मनोविज्ञान ने कहा था कि तुम मुझे नवजात शिशु दो, मैं उसे डॉक्टर, वकील, चोर या जो चाहूँ वो बना सकता हूँ। वाटसन ने। ठीक है, किसने कहा था? वाटसन ने। तो ऑप्शन सही हो जाता है ऑप्शन नंबर 3 वाटसन। अगला देखिए, ध्यान आकर्षित होने में किसकी प्रमुख भूमिका होती है? ध्यान आकर्षित होने में किसकी प्रमुख भूमिका होती है? ऑप्शन देखिए, उद्दीपन की तीव्रता की, उद्दीपन की उपादेयता की, या उद्दीपन की विश्वसनीयता की, या उद्दीपन की सक्रियता की। ध्यान आकर्षित होने में किसकी प्रमुख भूमिका होती है? देखिए, ध्यान आकर्षित होने में उद्दीपन की तीव्रता की भूमिका प्रमुख होती है। कम या मंद उद्दीपन की अपेक्षा तीव्र उद्दीपन की स्थिति जो होती है ध्यान को अधिक आकर्षित करती है। तो यहाँ पर ऑप्शन हमारा सही होता है ऑप्शन नंबर 1 उद्दीपन की तीव्रता। छात्र में रुचि उत्पन्न करने की कला है। निम्न में से कौन छात्र में रुचि उत्पन्न करने की कला है? ऑप्शन है आपके शिक्षण, सहानुभूति, समदृष्टि या प्रेरणा। राइट आंसर बताइए। देखिए, छात्र में रुचि उत्पन्न करने की कला जो है वह है प्रेरणा। रुचि बच्चों में केवल सीखने में ही सहायता प्रदान करती है, बल्कि उनके दृष्टिकोण, प्रवृत्ति तथा अन्य व्यक्ति संबंधी विशेषताओं के निर्माण में भी सहायक होती है। ठीक है, इसलिए जो यहाँ पर ऑप्शन सही हो जाएगा आपका वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 प्रेरणा। प्रेरणा छात्र में रुचि उत्पन्न करने की कला विकसित करती है। अगला क्वेश्चन देखिए, फ्रायड के अनुसार निम्न से कौन सा कथन सही है? देखिए, फ्रायड के अनुसार ग्रहण किए या सीखे हुए तथ्यों का धारण करने के पुनर्स्मरण करने की असफलता को विस्मरण कहते हैं। यह फ्रायड ने यह कहा, विस्मरण का अर्थ है किसी समय प्रयत्न करने पर भी किसी पूर्व अनुभव का स्मरण करने पर पहले या की सीखी हुई किसी क्रिया को करने की असफलता विस्मरण कहलाती है। जब फ्रायड ने कहा है विस्मरण भय प्रवृत्ति, इसके द्वारा दुखद अनुभवों को स्मृति से अलग कर दिया जाता है। यह फ्रायड के अनुसार उसमें से कोई कथन सही नहीं है। आपको बताना है फ्रायड ने कौन सा कथन कहा है। अगर आपने कथन वाली वीडियो देखी है हमारी तो आपको ये ऑप्शन का चयन करने में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। देखिए, फ्रायड ने विस्मरण को परिभाषित किया है, ठीक है, लेकिन परिभाषित किस रूप में किया हुआ है यह आपको सही परिभाषा इसमें देखनी है कि फ्रायड के अनुसार कौन सी परिभाषा इसमें से सही है। ठीक है, देखो, फ्रायड ने कहा था विस्मरण को परिभाषित करते हुए कि विस्मरण वह प्रकृति है जिसके द्वारा दुखद अनुभवों को स्मृति से अलग कर दिया जाता है। प्रश्न में दिया गया प्रथम विकल्प जो है मन तथा द्वितीय विकल्प ड्रेवर द्वारा परिभाषित किया गया है, इसलिए जो है आपका ऑप्शन यहाँ पर सही होता है ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, प्रथम विकल्प मन द्वारा है और द्वितीय विकल्प ड्रेवर द्वारा है। ये मन ने कहा है और ये ड्रेवर ने कहा है। ठीक है, और तीसरा जो आपका ऑप्शन है वो है विस्मरण की परिभाषा वह फ्रायड के अनुसार है। अगला क्वेश्चन देखिए, SOR किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया है? SOR किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया है? ऑप्शन देखिए, वाटसन द्वारा, कोफका द्वारा, कोहलर द्वारा या गेस्टाल्टवादी मनोवैज्ञानिकों के द्वारा। SOR किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया है? देखिए, SOR जो है नामक सिद्धांत को अमेरिकी मनोवैज्ञानिक रॉबर्ट वुडवर्थ ने प्रस्तावित किया था। रॉबर्ट वुडवर्थ का संबंध गेस्टाल्टवादी मनोविज्ञान से है। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन आपका सही हो जाता है ऑप्शन नंबर 4 गेस्टाल्टवादी मनोविज्ञान, क्योंकि यहाँ पे सीधा सीधा रॉबर्ट का नाम नहीं लिखा हुआ है, रॉबर्ट वुडवर्थ का नाम नहीं है, लेकिन रॉबर्ट वुडवर्थ जो थे गेस्टाल्टवादी मनोवैज्ञानिक हैं, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, वह मापनी जिसमें अंतराल मापनी के समस्त गुणों के साथ परम शून्य भी हो वह क्या कहलाती है? क्वेश्चन देखिए, वह मापनी जिसमें अंतराल मापनी के समस्त गुणों के साथ परम शून्य भी हो वह क्या कहलाती है? ऑप्शन है आपके नामित मापनी कहलाती है, क्रमसूचक मापनी कहलाती है, अंतराल मापनी कहलाती है, अनुपात मापनी कहलाती है। आपको सही आंसर बताना है कौन सी मापनी कहलाती है। देखिए, बाल मनोविज्ञान में मापनी के 4 प्रकार हैं, नामित मापनी, क्रमसूचक मापनी, अंतराल मापनी और अनुपात मापनी। ठीक है, अनुपात मापनी में अंतराल मापनी के समस्त गुण के साथ परम शून्य हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 अनुपात मापनी। अगला क्वेश्चन देखिए, प्याजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास के किस चरण पर बच्चा वस्तु स्थायित्व को प्रदर्शित करता है? प्याजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास के किस चरण पर बच्चा वस्तु स्थायित्व को प्रदर्शित करता है? ऑप्शन है आपके संवेदी प्रेरक चरण, या पूर्व संक्रियात्मक चरण, या मूर्त संक्रियात्मक चरण, या औपचारिक संक्रियात्मक चरण। आपको राइट आंसर देना है। देखिए, संवेदी प्रेरक चरण के अंतिम दौर में बालक चिंतन प्रारंभ कर देता है,
तथा उन वस्तुओं के प्रति भी अनुक्रिया करने लगता है जो सीधे तौर पर दृष्टिगोचर नहीं होती है। इस गुण को वस्तु का स्थायित्व कहा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन आपका सही हो जाता है ऑप्शन नंबर ए, संवेदी प्रेरक चरण। अगला क्वेश्चन देखिए, सीखने की प्रक्रिया में शिक्षक की भूमिका होनी चाहिए। सीखने की प्रक्रिया में शिक्षक की कैसी भूमिका होनी चाहिए? सुगमकर्ता की होनी चाहिए, अनुदेशनकर्ता की होनी चाहिए, प्रशिक्षक की होनी चाहिए या नियंत्रणकर्ता की होनी चाहिए? राइट आंसर दीजिए। देखिए ऑप्शन, ये क्वेश्चन पेपर में आ चुका है आपके। सीखने की प्रक्रिया में शिक्षक की भूमिका कैसी होनी चाहिए? सुगमकर्ता की, अनुदेशनकर्ता की, प्रशिक्षक की या नियंत्रणकर्ता की? देखिए सीखने की प्रक्रिया में शिक्षक की भूमिका जो है सुगमकर्ता की होनी चाहिए। ठीक है, सरलता से वे सभी चीज़ों को हल कर सके। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा सूक्ष्म गतिक कौशल का उदाहरण है? निम्नलिखित में से कौन सा सूक्ष्म गतिक कौशल का उदाहरण है? ऑप्शन देखिए, चढ़ना, फुदकना, दौड़ना या लिखना। सूक्ष्म गतिक कौशल बताना है आपको कौन सा है जिसमें देखिए सूक्ष्म गति यानी सबसे छोटी गति हो रही हो, जिसमें चढ़ने में, फुदकने में, दौड़ने में, लिखने में। देखिए चढ़ेंगे तब भी गति ज़्यादा तेज होगी, दौड़ेंगे तब भी तेज होगी, फुदकेंगे तब भी तेज होगी, लेकिन लिखने में गति जो है सूक्ष्म गतिक होती है। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन सही हो जाता है ऑप्शन नंबर डी, लिखना। अगला देखिए, एक शिक्षिका अपने आप कभी भी प्रश्नों के उत्तर नहीं देती। वह अपने विद्यार्थियों को उत्तर देने के लिए समूह चर्चाएं और सहयोगात्मक अधिगम अपनाने के लिए प्रोत्साहित करती है। यह उपागम किसके सिद्धांत पर आधारित है? ठीक है, आप क्वेश्चन को फिर से देखिए। एक शिक्षिका अपने आप कभी भी प्रश्नों के उत्तर नहीं देती। वह अपने विद्यार्थियों को उत्तर देने के लिए समूह चर्चाएं और सहयोगात्मक अधिगम अपनाने के लिए प्रोत्साहित करती है। यह उपागम कौन से सिद्धांत पर आधारित है? ऑप्शन देखिए, सीखने की तत्परता पे, सक्रिय भागीदारी पे, अनुदेशात्मक सामग्री का उचित संगठन पर, अच्छा उदाहरण प्रस्तुत करना और भूमिका प्रतिरूप बनाने पर। आपको राइट आंसर देना है, कौन सा सही होगा? देखिए शिक्षण प्रक्रिया में सक्रिय भागीदारी के सिद्धांत के अंतर्गत शिक्षिका अपने आप प्रश्नों के उत्तर नहीं देकर विद्यार्थियों को उत्तर देने के लिए समूह चर्चा और सहयोगात्मक अधिगम अपनाने के लिए प्रेरित करती है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन सही हो जाता है ऑप्शन नंबर बी, सक्रिय भागीदारी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, एक बालक की मानसिक आयु 12 वर्ष और शारीरिक आयु 10 वर्ष है, उसकी बुद्धि लब्धि क्या होगी? बुद्धि लब्धांक क्या होगा? 20 होगा, 100 होगा, 22 होगा या 83 होगा? राइट आंसर बताइए। एक बालक की मानसिक आयु 12 वर्ष है और शारीरिक आयु 10 वर्ष है, उसका बुद्धि लब्धि क्या होगी? 120, 100, 22 या 83? देखिए आपने अगर हमारी वीडियोस को देखा हो तो आईक्यू निकालना बहुत अच्छे से बताया है हमने। आईक्यू का जो सूत्र होता है वह होता है आईक्यू बराबर मानसिक आयु बटे शारीरिक आयु गुणा 100। ठीक है, तो इस आधार पर अगर इसको हम निकालते हैं तो आ जाता है आपका आईक्यू बराबर मानसिक आयु कितनी है 12 वर्ष, शारीरिक आयु कितनी है 10 वर्ष और गुणा 100। ठीक है, तो इस तरीके से आ जाता है यहाँ पर 1200 बटे 10। ठीक है, तो 10 से जब हम 1200 को कट करते हैं तो आ जाता है आपका आंसर 120। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 120। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, समय की शिक्षा इंगित करती है। आईक्यू वाला क्वेश्चन आता ज़रूर है, आप अच्छे से समझ लीजिएगा, अच्छे से सूत्र को जो है लगाना सीखिएगा और आईक्यू निकालना सीखिएगा। समय की शिक्षा इंगित करती है किस पर? ऑप्शन देखिए, सभी बच्चों के लिए एक समान शिक्षण विधि पर, या समान बच्चों के भिन्न रूप से योग्य बच्चों के लिए एक ही स्कूल के शिक्षा पर, या समान बच्चों एवं भिन्न रूप से योग्य बच्चों के लिए पृथक स्कूल के लिए, या समान बच्चों एवं भिन्न रूप से योग्य बच्चों के लिए एक समान सुविधा पर। राइट आंसर बताइए कौन सा सही हो जाएगा? देखिए समान बच्चों एवं भिन्न रूप से योग्य बच्चों के लिए एक ही स्कूल की व्यवस्था समेकित शिक्षा को इंगित करती है। ठीक है, तो एक ही स्कूल में होना चाहिए। ठीक है, और आज के समय में समान समय की शिक्षा है, सभी बच्चे जो है विभिन्न रूप से योग्य बच्चे, सामान्य बच्चे, ये विशेष बच्चे, बस सभी बच्चे जो हैं आपके विशिष्ट बालक वगैरह सभी एक ही विद्यालय में शिक्षा ग्रहण करते हैं, इसे समय की शिक्षा कहते हैं। अगला देखिए, एक शिक्षक विद्यार्थियों में सामाजिक मूल्यों को विकसित कर सकता है। किस प्रकार विकसित कर सकता है? अनुशासन की अनुभूति को विकसित करके, आदर्श रूप से बर्ताव करके, महान व्यक्तियों के बारे में बोलकर या उन्हें अच्छी कहानियां सुनाकर। किस रूप से जो है शिक्षक जो है सामाजिक मूल्यों को विकसित कर सकता है अपने शिक्षार्थियों में? देखिए किसी शिक्षक के चरित्र का स्वभाव का प्रभाव
प्रत्यक्ष रूप से विद्यार्थियों पर पड़ता है। यदि शिक्षक आदर्श रूप से बर्ताव करे तो इस प्रकार विद्यार्थियों के सामाजिक मूल्यों का विकास होता है, क्योंकि शिक्षक का जो है अनुकरण करते हैं बच्चे। अगर बच्चे शिक्षक जो है जिस बच्चे को जो शिक्षक प्रिय होता है वह उसका अनुकरण करता है, उसकी तरह बाल बनाएगा, उसकी तरह चलेगा, उसकी तरह बैठेगा, उसकी तरह बोलेगा, ठीक है, उसी की तरह हरकतें करेगा। तो शिक्षक को क्या चाहिए कि वह अपने जो है बर्ताव को आदर्श रूप से व्यक्ति जो है बर्ताव करे, जिससे जो है बच्चों का जो है सामाजिक मूल्यों का विकास अच्छे से हो। तो यहाँ पर ऑप्शन आपका सही होता है ऑप्शन नंबर बी, आदर्श रूप से बर्ताव करके। अगला देखिए, शिक्षार्थियों के बीच अधिगम शैली में अंतर का कारण हो सकता है। कौन सा हो सकता है? ऑप्शन देखिए, शिक्षार्थी की समाजीकरण प्रक्रिया, या शिक्षार्थी द्वारा अपनाई गई विचार रणनीति, या परिवार की आर्थिक स्थिति, या बालक का लालन पालन। अधिगम शैली में अंतर का कारण बताना है, कौन सा हो सकता है? देखिए, शिक्षार्थी द्वारा अपनाई गई विचारणा नीति के परिणाम स्वरूप ही शिक्षार्थियों के बीच अधिगम शैली में अंतर पाया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन सही हो जाता है ऑप्शन नंबर बी सही, शिक्षार्थी द्वारा अपनाई गई विचारणा नीति के द्वारा। अगला क्वेश्चन देखिए, कक्षा एक में बच्चों में भाषा कौशल का विकास किस क्रम में होना चाहिए? कक्षा एक में बच्चों का भाषा कौशल का विकास किस क्रम में होना चाहिए? ऑप्शन सुनिए, पहला है सुनना बोलना पढ़ना लिखना, दूसरा है लिखना पढ़ना सुनना बोलना, तीसरा है सुनना लिखना बोलना पढ़ना, या चौथा लिखना बोलना पढ़ना सुनना। देखिए, जो कक्षा एक के बच्चे होते हैं वो भाषा कौशल विकास को निम्नलिखित क्रम में सुनकर होते हैं। जैसे पहले वे सुनते हैं, फिर बोलते हैं, फिर पढ़ते हैं, फिर लिखते हैं, यानी सुबोपली। ठीक है, तो यहाँ आपका ऑप्शन सही होता है ऑप्शन नंबर ए, सुनना बोलना पढ़ना लिखना। इसे सुबोपली नाम से भी जाना जाता है। मानव व्यक्तित्व का परिणाम है, मानव व्यक्तित्व का परिणाम कौन सा है? केवल अनुवांशिकता का है, लालन पोषण और शिक्षा का है, अनुवांशिकता वातावरण की अंतःक्रिया का है, केवल वातावरण का है। आपको राइट आंसर देना है, कौन सा सही है? देखिए, मानव व्यक्तित्व के अनुवांशिकता और वातावरण दोनों ही अंतःक्रियता के परिणाम है। जहाँ एक और अनुवांशिकता हमें विकसित होने की क्षमताएं प्रदान करती है, वहीं दूसरी ओर वातावरण इन क्षमताओं को विकसित होने के अवसर उपलब्ध कराता है। तो यहाँ पर ऑप्शन सही हो जाता है अनुवांशिकता वातावरण की अंतःक्रिया मानव व्यक्तित्व का परिणाम है। ठीक है, कक्षा 1 और 2 स्तर के बच्चे कैसे होते हैं? अमूर्त अनुभवों से शीघ्र सीखते हैं, या मूर्त अनुभवों से शीघ्र सीखते हैं, या पढ़कर शीघ्र सीखते हैं, या लिखकर शीघ्र सीखते हैं। कैसे शीघ्र सीखते हैं आपको बताना है कक्षा 1 और 2 स्तर के बच्चे। कक्षा 1 और 2 स्तर के बच्चे मूर्त अनुभवों से जल्दी सीखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन आपका सही होता है ऑप्शन नंबर बी, मूर्त अनुभवों से शीघ्र सीखते हैं। अगला देखिए, शिक्षार्थी व्यक्तिगत विभिन्नता प्रदर्शित करते हैं, अतः शिक्षक को अधिगम की एक समान गति पर बल देना चाहिए। क्या करना चाहिए? अतः शिक्षक को अधिगम की एक समान गति पर बल देना चाहिए, या कठोर अनुशासन सुनिश्चित करना चाहिए, या परीक्षाओं की संख्या बढ़ा देनी चाहिए, या सीखने के विविध अनुभवों को उपलब्ध कराना चाहिए। कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाता है? देखिए, शिक्षार्थी व्यक्तिगत भिन्नता प्रदर्शित करते हैं, अतः शिक्षक के लिए यह आवश्यक है कि वह अधिगम हेतु विविध अनुभवों को उपलब्ध कराए। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन आपका सही होता है ऑप्शन नंबर डी। जब शिक्षार्थी व्यक्तिगत भिन्नता प्रदर्शित करें तो शिक्षक को चाहिए कि वह सीखने के विविध अनुभवों को उपलब्ध कराए। ठीक है, अगला देखिए, प्रायः शिक्षार्थियों की त्रुटियाँ किसकी ओर संकेत करती हैं? प्रायः शिक्षार्थियों की त्रुटियाँ किसकी ओर संकेत करती हैं? ऑप्शन देखिए, वे कैसे सीखते हैं, या शिक्षार्थियों का सामाजिक आर्थिक स्तर, या यांत्रिक अभ्यास की आवश्यकता, या सीखने की अनुपस्थिति। आपको राइट आंसर देना है। देखिए, शिक्षार्थियों की त्रुटियां जो है इस ओर संकेत करती हैं वे किस ओर सीखते हैं। ठीक है, वे किस ओर सीखते हैं या कैसे सीखते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन यहाँ पर सही जाता है ऑप्शन नंबर ए, कैसे सीखते हैं। एक बच्चा जो किसी बीमारी से ग्रसित है वह स्व और वास, ठीक है, न्यूक्लियर और अनक्लियर में अंतर नहीं कर पा रहा है, तो वह किस बीमारी से ग्रसित है? आपको बीमारी बतानी है। शब्द जम्बलिंग विकार है, डिसलेक्सिया है, या डिसलेक्सिया है, या डिस्मोर्फीमिया है। आपको बताना है राइट आंसर। अगर आपने हमारी पिछली वीडियो देखी है और बहुत अच्छे से इस बारे में हमने आपको डीपली समझाया है,
तो आप इसका आंसर बहुत आराम से दे सकते हैं कि बच्चा अगर सा को वास बोलता है, अनक्लियर को जो है न्यूक्लियर बोलता है, तो क्या अंतर नहीं करवा पा रहा है, तो वह किस बीमारी से ग्रसित है। देखिए, सारी बीमारियां आपको विकार बताए हैं, सभी विकारों के बारे में आपको बताया है, एक एक विकार आपको डीपली समझाया भी है। अगर आपने हमारी पिछली वीडियोस नहीं देखी हैं तो आपसे अनुरोध है कि आप जाकर उसको देखें, समझें, पाठ को पढ़ें। क्वेश्चन आंसर करने से पहले पाठ को जरूर पढ़ें, ठीक है, और आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। आशा करते हैं आप लोग जाकर देखेंगे, ज़रूर देखेंगे, और पसंद आए चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, है ना। तो देखिए, डिस्लेक्सिया जो है पठन संबंधी एक विकार है, जिससे ग्रसित बच्चा कुछ अक्षरों में जैसे डी को बी बोलता है, पढ़ता है, या विभेद नहीं कर पाता। उसी कारण से सा और वास या अनक्लर या अनक्लियर में अंतर शब्दों में करने में परेशानी होती है, ठीक है। तो ऑप्शन हमारा सही हो जाता है, ऑप्शन नंबर सी, डिस्लेक्सिया, ठीक है। अगला देखिए, बच्चों में सीखने की प्रक्रिया में प्रगति तब हो सकती है जब हम उसकी प्रगति की नियमित रूप से जांच करें, या बच्चों की प्रगति को नियमित रूप से जांचने के साथ साथ सुधारात्मक कदम उठाएं, या बच्चों को नियमित रूप से गृह कार्य दें, या बच्चों के लिए नियमित रूप से गतिविधियां आयोजित करवाएं। कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही हो सकता है कि बच्चों की सीखने की प्रक्रिया में प्रगति हो जाए? राइट आंसर दीजिए। बच्चों की सीखने की प्रक्रिया में प्रगति के लिए आवश्यक है कि बच्चों की प्रगति को नियमित रूप से जांचने के लिए के साथ साथ सुधारात्मक कदम उठाए जाएं, ठीक है, जांचने के साथ सुधारात्मक कदम उठाए जाए। तो यहाँ पर ऑप्शन सही होता है ऑप्शन नंबर बी, सुधारात्मक कदम भी जांचने के साथ साथ उठाए जाएं। कोहल वर्ग के अनुसार शिक्षक बच्चों में नैतिक मूल्यों का विकास कर सकता है। अगला क्वेश्चन देखिए, कोहल वर्ग के अनुसार शिक्षक बच्चों में किस प्रकार नैतिक मूल्यों का विकास कर सकता है? ऑप्शन है आपके, नैतिक मुद्दों पर आधारित चर्चाओं में उन्हें शामिल करके, या कैसे व्यवहार किया जाना चाहिए इस पर कठोर निर्देश देकर, या धार्मिक शिक्षा को महत्व देकर, या व्यवहार के स्पष्ट नियम बनाकर। किस प्रकार नैतिक मूल्यों का विकास कर सकता है? देखिए, कोहल वर्ग के अनुसार शिक्षक नैतिक मुद्दों पर आधारित चर्चाओं में बच्चों को शामिल करके उनमें नैतिक मूल्यों का विकास कर सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन सही होता है ऑप्शन नंबर ए, नैतिक मुद्दों पर आधारित चर्चाओं में शामिल करके बच्चों में नैतिक मूल्यों का विकास किया जा सकता है, ऐसा कोहल वर्ग का कथन है, ठीक है। तो बच्चों, आशा करते हैं आप लोग बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा, और मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में नए क्वेश्चनों के साथ। तब तक के लिए जो है आप लोगों के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं, आपके एग्ज़ाम्स के लिए बेस्ट ऑफ लक। और देखिए, हमारे चैनल पर सीटेट के लिए हिंदी की, ईवीएस की और संस्कृत की क्लासेस भी चल रही हैं, और सीडीपी का पाठ्यक्रम आपका पूरा हो चुका है, ठीक है। तो अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, और हमारे साथ बने रहें, हमारे चैनल को सपोर्ट करें। और बहुत ही अच्छे से आपको बताया हुआ है, सारी चीज़ें आपको अच्छे से जानकारी दी हुई है। सीटेट का एग्ज़ाम बहुत बड़ा है, लेकिन पैटर्न इसका बहुत ज़्यादा नहीं है, क्योंकि आप तक के रिकॉर्ड में मैंने जहाँ तक नोटिस किया है, एक भी चैप्टर इसमें बदला नहीं है। जब से एग्ज़ाम हो रहा है, जब से नॉलेज में है, तब से लेकर आज तक वही पाठ्यक्रम है, वही चीज़ें आ रही हैं, लौट फिर के घूम फिर के आ रही हैं। बस कहने का तरीका ये है कि पहले किसी और तरीके से आपको क्वेश्चन दिया जाता था, सीधा सीधा, अब घुमा फिरा के दिया जाता है। तो सीधे सीधे क्वेश्चन आपको करना जो है हानिकारक हो सकता है, क्योंकि इस क्वेश्चन आप सीधे सीधे याद करेंगे और दिया जाएगा घुमाकर। तो पाठ को पढ़ना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो पाठ को पढ़िए, समझिए, फिर क्वेश्चन आंसर करिए, ठीक है। और आपके लिए जो है हमने सुविधा इतनी अच्छी करी हुई है कि सीधे सीधे क्वेश्चन हमने कराए ही नहीं है, ठीक है। और आपको जो है उसमें पाठ्यक्रम दिया है सबसे पहले, फिर पाठ्यक्रम के बाद आपको सीरियल से सारे चैप्टर्स समझाए गए हैं, फिर चैप्टर्स को कंप्लीट करने के बाद फिर आपको एमसीक्यू करवाए हैं। आशा करते हैं आप लोग बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। अगर आप हमारे चैनल पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें, शेयर करें, और वीडियो पे कमेंट्स किया कीजिए। कमेंट्स करने से हमें मालूम पड़ता है कि आप लोग हमारी कक्षा में रुचि ले रहे हैं। लाइक कीजिए, लाइक करने से हमें जो है अच्छा लगता है कि आप लोग हमें सपोर्ट कर रहे हैं, हमारा साथ दे रहे हैं। और हमारी यूट्यूब फैमिली को बढ़ाइए, हमारे संग ज्वाइन रहिए और शेयर कीजिए। आशा करते हैं आप लोग बहुत अच्छे से समझ रहे होंगे। और अगर आपको किसी प्रकार की कोई दिक्कत होती है, कोई परेशानी होती है, आप कमेंट्स में बता सकते हैं हमें, हम आगे उसमें जो है सुधार लाएंगे और आपको अच्छे से अच्छा और जो है पैटर्न जो है प्रोवाइड करेंगे। तो हमने जहाँ तक है कोशिश पूरी करी है कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा बेटर जो है पाठ्यक्रम सामग्री उपलब्ध करा पाएँ। और इतनी तो गारंटी है कि यदि आप हमारी क्लासेस को डेली ज्वाइन कर रहे हैं और डेली देख रहे हैं तो 100% आपका सीटेट एक बार में, पहली बार में ही निकल जाएगा, बहुत अच्छे नंबरों से 130 प्लस में जाएगा। तो आप बने रहें हमारे साथ और
लाइक करिए, शेयर कीजिए और कमेंट्स करना ना भूलिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।